हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लैंस। सो इसमें मतलब क्या है, देखिए ये इंग्लिश की पीडीएफ देख के बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं आपको टोटल हिंदी से कराऊंगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी आना चाहिए, इसलिए कराऊंगी मैं हिंदी से, लेकिन पीडीएफ आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बस परेशान नहीं हो ना, मैं जितना बोलती जा रही हूँ आपको उतना लिखते जाना है। और सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश से भागे ना, इंग्लिश के वर्ड भी लिखते जाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे करके आपकी वोकैब तैयार हो जाएगी और आप एक अच्छे, मतलब जिसको अंग्रेजी से डर लगता होगा वो धीरे धीरे सीख भी जाएंगे आप लोग कि हाँ मतलब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इसलिए आपको भागना नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है जो कि हमें सीखनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट यहाँ पे हम भाग नहीं सकते हैं। और किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आप अंग्रेजी की पीडीएफ क्यों खोले हो, क्योंकि इंग्लिश पीडीएफ है, बताएंगे हम हिंदी से, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। आज हम क्या करने वाले हैं, आप अपनी नोट्स खोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका काम है कि जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, आपको क्या करना है, बाइज्जत आपको नोट करते जाना है, ठीक है। क्योंकि रिवाइज जब आप करते हो तो काम क्या आता है, आपका जो नोट्स बना होता है वही आता है। आप बुक नहीं खोल के पढ़ सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते हो, एग्जाम के 10-15 दिन पहले आप कोई वीडियोज नहीं देख सकते हो। इसलिए आपके लिए सबसे बेटर होता है कि आपके नोट्स जो बने होंगे उसमें आपने जो लिखा होगा वही आपका काम आएगा लास्ट टाइम में, ठीक है। इसलिए आप प्लीज बनाते चलिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि हमारे संविधान में कहाँ से क्या क्या चीजें एडॉप्ट की गई हैं। जैसे कि हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या संविधान के निर्माण की बात की, वहाँ पे कुछ हमने आलोचनाएं देखी थी, ठीक है, जिनमें कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, एक उधार का थैला है। तो आज हम देखेंगे, और आप मेंस में भी क्वेश्चन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हालांकि ये हमारी क्लास यूपीएससी से लेके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। तो आप लोग बिल्कुल मतलब बस मन लगा के पढ़ना है और कुछ नहीं करना। जो चीज़ें समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि संविधान है जो वो उधार का थैला, ठीक है। यानी कि हमारे भारत का संविधान बना, लेकिन क्या किया गया, उधार लिया गया। यानी कि हर एक देश के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ें क्या थी, अडॉप्ट की गई हैं। तो यहाँ पे बाद में जवाब भी दिया गया था कि हाँ हमने उधार लिया। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि हमने उधार लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस तरीके से उसे हमने अपनाया वो मतलब एज इट इज़ नहीं अपना लिया। और अभी हम देखेंगे और आप ये साबित कर पाओगे कि हाँ किस तरीके से, यदि उधार का थैला कहा जा रहा है तो आपका इसका आलोचना करते मतलब क्या होता है ना कि किसी की बेइज्जती भी करनी, किसी की बुराई भी करनी है ना, इतने प्यार से कर दो कि उसको समझ में भी ना आए, हो भी जाए। तो वही वाला हमें यहाँ पे जब भी आंसर राइटिंग करते करना पड़ता है कि भैया मतलब ठीक है कि एक बैलेंस लेवल होना चाहिए कि हम ये साबित करेंगे कि हमने इस जगह से उधार लिया है, लेकिन फाइनली हम ये भी साबित कर देंगे कि हम उधार तो लिए थे लेकिन हमने एज इट इज़ नहीं अपना लिया। यदि मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, यस हम कहते हैं कि हमने उधार लिया, हमने लिया यूएसए के संविधान से, लेकिन हमने उसे एज इट इज़ नहीं अपना लिया। फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है, हो सकता है कि यूएसए में वहाँ के नागरिकों के लिए अलग तरीके के अधिकार हों, यहाँ के नागरिकों के लिए अलग तरीके के, हो सकता है क्या है ही, ठीक है। उसके बाद हमने जुडिशरी सिस्टम भी अडॉप्ट किया, बट जो संसदीय व्यवस्था भी हमने अडॉप्ट किया। लेकिन जहाँ पे आप देख रहे हो कि जुडिशरी वहाँ पे यूएसए से हमने लिया, लेकिन यूएसए में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं। वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिया, ऑब्वियसली कि लिया, लेकिन हमने एज इट इज़ नहीं उतार लिया। वो सारी चीज़ें हम एक बैलेंस वाला आंसर तभी लिखेंगे कि हमने प्रूव भी कर दिया कि लिया भी, लेकिन लिया भी किस तरीके से हम वो भी बता देंगे। और आई होप कि आपके समझ में आ गया। खैर यहाँ पे फैक्ट देखते हैं, जो भी है इंपॉर्टेंट है। ये चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे अदर एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। अभी यूपी पीसीएस का हुआ था, उसमें भी पूछा गया। अभी आपके एसएससी बैंक जितने भी हो रहे हैं ना, पूछ ही लिया जाता, इसलिए आप लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कहाँ से, आप चाहे तो ऐसे करके लिख लीजिए और चाहे तो चार्ट बनाइए, या तो आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लिख के उसके नीचे से लिखना है, फिर दूसरा डालना, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो भारत शासन अधिनियम आपका आता है 1935, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम। ये सारे अधिनियम मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जितने भी थे 1773 से लेके 1947 तक के, ठीक है। तो आप देख दीजिएगा प्रीवियस वीडियो जो भी है। इसमें क्या बताया गया था, जो 1935 में था, कहा गया कि 1935 के अधिनियम को क्या कर लिया गया, टू कॉपी है। ये भी आलोचना की गई थी कि भारत शासन, जो भारत का संविधान है, 1935 के अधिनियम की टू कॉपी। अब देखिएगा कैसे है,
आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की बुक, वहाँ पे आपको 1935 के अधिनियम की सारी क्या उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी जो भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ जाओगे किस तरीके की कॉपी है, इससे क्या क्या चीज़ें ली गई। फेडरल स्कीम ये आया था 1935 के नियम में बात की गई थी, यानी कि संघीय तंत्र। मैं हिंदी भी बोलती जा रहा हूँ, इंग्लिश भी, आप चाहे तो दोनों लिखें चाहे तो एक लिखें, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया हमने, फेडरल स्कीम या संघीय तंत्र। उसके बाद राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो राज्यपाल के कार्यकाल की हमने बात की, यानी कि जो उसका कार्यकाल टाइम पीरियड होता है। देन उसके बाद आती है न्यायपालिका या जुडिशियरी। उसके बाद हमने लोक सेवा आयोग की बात की, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आता है आपका। और उसके बाद आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ठीक है। इस यानी कि इमरजेंसी और प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो 1935 के अधिनियम से कौन कौन सी बातें हमने ली है यहाँ पे, फेडरल स्कीम, या कि हम बात करें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जरा उसका भी मैं फॉर्मेट बता दूं आपको। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा कि जो आपातकाल है ये किस देश के संविधान से लिया गया, या आपातकाल हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें एक होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको पता ही है कि किससे लिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, दूसरा हमारा क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ हमने लिया है, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान था वहाँ से हमने क्या क्या ली, संसदीय शासन, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है हमने कहाँ से ली, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ, यानी कि आप बात करोगे विधि का शासन, ये जो बात करता है रूल ऑफ लॉ, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन आता है आपका यहाँ पे विधायी प्रक्रिया, या कि आप बात करोगे जो लेजिस्लेटिव प्रो यानी कि यहाँ पे जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीडर होता है, ठीक है, उसको हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने लिया है ब्रिटेन से। कौन कौन से, संसदीय प्रशासन, विधि शासन, और उसके बाद विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, यहाँ पे जो हमारी है सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता है ना कि भारत में एकल नागरिकता वाला सिस्टम चल रहा है अभी, इसके बाद जस्ट ये आर्टिकल्स भी कर ले और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बताया गया एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, इसमें यूएसए का वहीं पे आप कंपेयर करोगे, वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब जैसे एक हो गया पूरा इंडिया है, ठीक है, स्टेटों से मिलके बना है इंडिया, ठीक है, मतलब कि एक देश बना है, हमारा भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य अपने आप को अलग करेंगे, या हम कहेंगे कि हम केरला के नागरिक हैं या यूपी एमपी यहाँ के नागरिक, हम कहते हैं हम इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है, इसलिए हमें एकल नागरिकता। लेकिन यूएसए में वहीं भी जितने भी स्टेट हैं यूएसए के, वो सब के सब क्या कहते हैं, मतलब उनको अपने स्टेट की भी नागरिकता मिली होती है और अपने राष्ट्र की भी नागरिकता मिली होती है, इस तरीके से उनको दोहरी नागरिकता मिली होती है। लेकिन हमें मिली होती है सिर्फ सिंगल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो, आप चाहे केरला से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे कश्मीर से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे असम से हो, आप यही कहते हो कि हम कहाँ के, हमारा सबका मतलब कल्चर अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हर चीज़ अलग है, बहुत ज़्यादा विविधता, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हम इंडिया के नागरिक हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ये अलाउ ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया था कि भैया आपको दोहरी नागरिकता, क्या आप असम के भी नागरिक हो जाओ, भारत के भी नागरिक हो जाओ, जब मन करे जहाँ का छोड़ना चाहे आप छोड़ दो। ये पूरा, हालांकि सिटीजनशिप जब पढ़ेंगे उसमें पूरा समझेंगे हम लोग डिटेल से, लेकिन बस यहाँ पे ये समझिए कि हमारे यहाँ पे सिंगल, या कि इसमें आप देखोगे जो सिंगल सिटीजनशिप है इसकी बात की गई है, कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी यही सिस्टम चल रहा है, ठीक। अब आता है यहाँ पे कि जो कैबिनेट सिस्टम है, जो हमारी कैबिनेट है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे यानी कि जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। आपको पता है सेंटर में भी कैबिनेट होती है, और कहाँ पे मंत्रिमंडल जो होता है सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम के बाद आपका क्या है, यानी कि जो हमारा मंत्रिमंडल है, उसके बाद आता है परमाधिकार लेख या संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी कि हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से।
तो कहाँ का भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया। बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप टाइम पास करके देख के निकल जाइए, क्वेश्चन इनसे बनते हैं और इसलिए आपको पढ़ना है। अब आते हैं हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, देखते हैं कि यहाँ से भैया हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। सबसे पहला आपका जो आएगा कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहला यही आएगा, ठीक है। तो क्या लिया गया हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने क्या अडॉप्ट किया, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशियरी है, ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका हमने कहाँ से ली, भारत शासन अधिनियम से ली है, ठीक है। लेकिन ये जो लिखा गया है आपका जुडिशियरी, ओनली जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका जो इसकी व्यवस्था है कि न्यायपालिका एक होनी चाहिए, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन यूएसए से हमने क्या लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, तो हमने यूएसए से की है, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका लिया था कि न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए, वो उसको स्वतंत्रता मिलेगी या स्वतंत्र होनी चाहिए या किसी के उसमें मतलब कि ये होता है ना कि किसी के अधीन होगी या कैसे होगी, वो सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, यूएसए से। और उसमें बताया गया कि उनको कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई, ठीक है। तो ये यूएसए से हमने लिया। उसके बाद आता है जुडिशियली रिव्यू, यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाती है, ये कहाँ से हमने लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, इसको हमने यूएसए से अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, जो न्यायिक पुनरावलोकन के बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद। अब यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता है, जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी हैं, उनका पद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद आपका कौन सा आएगा यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। पद की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बताया गया है क्या कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जो न्यायालय है उनके जो भी जज होंगे, तो इनके जो है मतलब चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति का पद भी आप ले लेंगे यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इनके नियुक्ति की बात नहीं की जा रही है। जो यूएसए से हमने अडॉप्ट की है, पद से हटाए जाने की बात की जा रही है। और किसके किसके पद से हटाए जाने की बात की रही है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये मत छाप दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करने की बात कहाँ से ली गई है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ कि इसमें क्या बताया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल की बात की गई, हटाए जाने की बात की गई भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में महाभियोग, जो महाभियोग लगता है ना, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। अब आता है यहाँ पे कि जो आयरिश है वहाँ से क्या क्या हमने लिया है, या कि आयरलैंड जिसे आप बोलते हो, आयरिश या आयरलैंड, ठीक है। इस यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। और एक एसएससी बैंकिंग वगैरह का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भैया नीति निदेशक तत्व तो कहाँ के संविधान से लेके, बहुत पूछता है ये, मतलब दौड़ा के भेजता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा सबका फेवरेट है कि नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, या डीपीएसपी जो बात करता है। तो देखो यहाँ पे अब आपको पहला यही टॉपिक लिखना है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, या आयरिश, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें, दोनों ही लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहला आप इसमें क्या लिखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारा नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आप जिसे कहते हो डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म आज आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा शॉर्ट फॉर्म काम नहीं आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डी से आपका होगा डायरेक्टिव, पी से हो गया प्रिंसिपल, और ऑफ स्टेट, यस से हो गया आपका स्टेट, एंड पी से हो गया पॉलिसी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये राज्य के लिए, और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए, तो वो हमें मिल के रहेंगे, नहीं मिलते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो न्याय योग्य हैं। लेकिन डीपीएसपी हमारे यहाँ न्याय योग्य नहीं है,
मैंडेटरी नहीं, मतलब कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहें तो इसे लागू करें, ना चाहें तो ना लागू करें। यदि हम ऐसा नहीं कह सकते भैया हमें डीपीएसपी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, चलो हम सभी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, दोगे कैसे, नहीं देना पड़ेगा। तो जितने भी आर्टिकल डीपीएसपी में आते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये बताइएगा कि कितने से लेके कितने आर्टिकल तक डीपीएसपी की बात करता। मैं आर्टिकल कराने वाली हूँ, बट आई होप कि आपको इतनी छोटी सी बात तो पता होनी चाहिए। नहीं पता तो सर्च मान लीजिएगा कि जो डीपीएसपी है कौन से आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक आती है, ठीक है, और किस पार्ट में है। सो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिया गया था आयरलैंड के और संविधान से, ये तो भैया इस एस्टेरिक मार्क लगा दीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति नहीं दे सकता तो कहाँ से लिया गया। उसके बाद आपका दूसरा आएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके निर्वाचन, जो इलेक्शन की पद्धति होती है, मेथड जो इलेक्शन की होती है, आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत के तहत होता है। उसकी जो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत। अभी ये एकल संक्रमणीय मत आपके तो सिर से 4 फुट ऊपर से निकल रहा होगा, डोंट वरी, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब समझेंगे। बस इतना समझिए कि आयरलैंड से क्या लिया गया था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की मेथड, यानी कि उसकी प्रक्रिया को क्या होगी राष्ट्रपति के चुनने की, ये लिया गया। क्योंकि राष्ट्रपति को डायरेक्ट हम लोग नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है राज्यसभा में जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं उनके बारे में। आपको पता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है, कितने सदस्य नॉमिनेशन इनका होता है, ये होते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं। यहाँ पे जो 12 सदस्य होते हैं उनका अलग अलग फील्ड होता है, खेल से, चिकित्सा से, कला से, वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, ठीक है, ये 12 सदस्य। लेकिन राज्यसभा में सॉरी जो लोकसभा में होंगे उनका एक ही फील्ड होता है, वो एग्लो इंडियन होने चाहिए। वही 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। खैर, आपको ये बातें पता चली कि डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन की मेथड, और यहाँ से यदि हम देखें कि राज्यसभा के नामांकन की जो पद्धति है, तो इसमें या कि आप बात करो यहाँ पे कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, तो वो हमारा बात करता है आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। अब आता है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने भाई क्या क्या अडॉप्ट किया, वहाँ से भी कुछ तो लिया ही होगा। हमने 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन खंगाला है, ऐसे ही हमारा देश का संविधान नहीं बना। 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे ही ना लग गए थे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कहाँ कहाँ से लिए, हमने हर जगह से लिए। 60 थोड़ी सी थोड़ी होती कंट्री, बहुत ज़्यादा होती, ठीक है। तो अब देखिए कनाडा, हालांकि मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बुक में दिया है उतना ही काम का है, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें, पूरा इसका इतिहास नहीं जानना। अब देखो कनाडा से क्या क्या लिया गया। यहाँ से कनाडा से सबसे पहली बात जो ली गई कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो बात करता है, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कैसे, मैंने आपको बताया था ना, समवर्ती सूची, कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट की लड़ाई होगी, हाई उसका मतलब ज़्यादा पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो लिखा गया है ना, केंद्र क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी कि जब भी स्टेट और सेंटर की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे आएगी, स्टेट के सॉरी सेंटर के पास आएगी। और यही ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। यानी कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है, या तो आप बात करो कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये है हमारी कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा के संविधान से। दूसरा आता है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि कहाँ पे होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे निहित होती हैं। वो कहाँ से लिया गया, ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया कि केंद्र के द्वारा ही राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, लेकिन नियुक्ति किनके द्वारा होती है, तो केंद्र के द्वारा होती है, सेंटर के द्वारा होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और ये कहाँ से हमने लिया है, ये कनाडा के संविधान से लिया है। यानी कि सीधा सा मतलब जब भी बात आए केंद्र कहाँ पे ज़्यादा उसमें हाई लेवल पे रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीज़ें ली गई होगी। केंद्र हाई के जो सेंटर है वो हाई में है, थोड़ा सा उसकी पावर ज़्यादा अधिकार है, ऑब्वियस है कि वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया, ठीक है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी पूछ ही लेता कभी कभी। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंकरेंट लिस्ट। जो आपकी संवर्ती सोचिए भाई कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका व्यापार,
यानी कि जो आपका ट्रेड है तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये बात करता है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। देन क्या आएगा, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यानी कि इसमें संसद के जो जॉइंट सीटिंग होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, उसके जो दोनों ही सदन होते हैं, ठीक है, तो उनकी या कि जो दोनों हाउस होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएंगे कि संयुक्त बैठक जब होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि जब अलग अलग बैठक होती है तो देखो लोकसभा में भी अध्यक्ष होते हैं, अभी जैसे ओम बिरला सर है। उसके बाद हम राज्यसभा की बात करें, जो आपके उपराष्ट्रपति होते वही सभापति के रूप में काम करते, तो वो अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जब इनकी संयुक्त बैठक होती है तब इनकी अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन आपसे ये बने, मतलब एग्जामिनर भी इतना मूर्ख नहीं सीधे सीधे पूछ लेगा, भैया चलो बता दो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जब बैठक होती है राज्यसभा की अध्यक्षता, आपको पता, मतलब मुंह उठा के बता दो कि हाँ यही होता है। लेकिन हाँ, एग्जामिनर जब थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। जब संयुक्त बैठक होगी उस टाइम पे अध्यक्षता कौन करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया संयुक्त बैठक की बात, जो अब होती है संवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता जो है, ये सारी चीजें हम ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो आएगा जर्मनी का वाइमर संविधान। अब यहाँ से हमने जर्मनी से भी कुछ लिया है, देखते हैं क्या क्या लिया हमने। जर्मनी से हमने बात की है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल की बात कहीं पे हमने की थी, वो 1935 के अधिनियम में जो हमने देखा था। देखिए कई चीज़ें हैं ना, शब्दों का फेर होता, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमारे समझने में सुनने में, तो वहीं पे खेला हुए हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमने जो आपातकाल की बात की 1935 के अधिनियम में, तो उसमें क्या बताया गया था कि आपातकाल के उपबंध, यानी कि आपातकाल किस परिस्थिति में लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, ये 1935 के अधिनियम से हमने अडॉप्ट किया। लेकिन यहीं पे अब क्या बता रहा है कि जर्मनी से हमने क्या लिया भैया, जर्मनी से हमने लिया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, तो जब इमरजेंसी लगेगी उस टाइम पे इनका जो मतलब होता है ना कि चलो अभी 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के आपके सारे आर्टिकल खत्म कर दिए जाते हैं, जो हमारे यानी कि फंडामेंटल राइट आपका है। तो 14 से लेके आपका समता का अधिकार हो गया, जितने भी आते हैं 32 तक, ठीक है। तो वहां से सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से आप ये लिख लीजिए कि कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपातकाल के टाइम में भी खत्म नहीं होते, वो 20 और 21 नहीं खत्म होते। जीवन जीने का अधिकार 20 में आपका जो अभी मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी वो सारे आर्टिकल वहाँ पे बताऊंगी क्या क्या है। बस इतना समझिए कि 20 और 21 आर्टिकल आपातकाल के टाइम पे भी नहीं खत्म होते, ठीक है। 19-20 में कंफ्यूज नहीं होगा, 20 और 21 ही है, 19-20 नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये दो बातें हैं। तो आपातकाल में जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट खत्म होने हैं उनकी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। अब आता है सोवियत संघ, थोड़ा इसके बारे में भी देख ही लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या लिया गया। जो प्रेजेंट टाइम में रशिया है, पहले सोवियत संघ था। सोवियत संघ की कहानी एनसीईआरटी में भर भर के हमने पढ़ी है कि कैसे बना है, ठीक है। दो ही उस टाइम पे मतलब महाशक्तियाँ हुआ करती थी, तो उसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है। अब देखिए सोवियत संघ में हुआ क्या, यहाँ से हमने लिया क्या क्या है। समाजवादी व्यवस्था तो ऑब्वियस चलती, कुछ यहाँ पे खेला होगा ही। देखो यहाँ पे हमने लिया था मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, समाजवादी आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श, जो ये है। तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया, सोवियत संघ से। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, जो हमारे 6 हैं वर्तमान समय में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया हमने, ये रसिया से लिया है। ये दोनों ही महाशक्तियों से हमने दोनों ही फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज ली है। तो आपको याद रखना है कि राइट कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। ज़्यादा जागरूक थे, अपने अधिकार की बात करते थे यूएसए वाले, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट ली है। और उसके बाद रशिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। आजकल ड्यूटी किसी पता रहती भैया, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, हमारे मूल कर्तव्य आपको कब, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से 90% बच्चों को भी याद होगा कि भैया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या। आपको अधिकार हो सकता है पता हो कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें सोने का अधिकार है। मतलब अभी क्या होता है ना कि कोई कहे घर में भी कि भैया सो ना, तो आप सीधे थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो पता कि अरे मम्मी ऐसा तो बोलो ही मत, हमें सोने का अधिकार है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आप यानी कि दैहिक और दैविक रूप से आप कुछ भी कर सकते हो। आर्टिकल 21 आपको जिस तरीके से जीना जी। उसके बाद आर्टिकल 19 आपको कहता है जो भी बोलना बोलिए, बस राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो आपका जो भी मन करता है बोलते रहते हैं पक पक, मतलब कुछ भी, कहीं पे भी संगठन लगा लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है वहाँ पे। हमें सबके समान, कोई भी कहे कि दूर हट, छूना नहीं है हमें, आपको है। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है मतलब हमसे तो ज़्यादा बनो ही मत, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बैठा है भाई। अब ऐसे कैसे बोल सकते हो कि छुओ मत। तो इसलिए यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ, जो फंडामेंटल राइट है वो हमें, मेरा कहने का मतलब है कि पता ही होते। फंडामेंटल ड्यूटीज अभी वर्तमान समय में 11 हो चुकी हैं। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग याद करने की कभी कभार याद ना करिए, पर उसे देख लिया करिए कि है क्या क्या, कभी हो सकता है आपको याद ही हो जाए। तो ये कहाँ से लिया गया, आपका यूएसएसआर से, या कि अभी जो वर्तमान में जिसे हम रशिया कहते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात और ली गई थी, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं लिया गया था, और कुछ लिया गया था। आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कुछ बातें ऐड हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये समाजवादी, आर्थिक एवं राजनीतिक, जो ये बात की गई है, ये आपका कहाँ से लिया गया, ये भी रसिया से ही लिया गया था और वहाँ पे ऐड किया गया था। ठीक है, ये समाजवादी 1976 में जोड़ा गया था। अभी बड़ा पंगा चल रहा था, देखो करंट आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी एक विपक्ष के लीडर के द्वारा बोला जा रहा था, भैया सत्ता पार्टी के द्वारा ही बोला जा रहा था, पहले तो राजनाथ सिंह बोले थे, अब तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो प्रियम्बल में ना समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, उसको हटा दो, काहे के लिए ऐड किए हो, मतलब ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब देखो होता क्या ना कि ये राजनीति है, और राजनीति में जो कोई भी पढ़े वो निकल नहीं पाता है। खैर आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा रही हूँ। इसमें हुआ क्या है ना कि मैटर ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है, अपनी वाली बताऊं तो सीधा सा फंडा ये है कि भैया यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे, उसने बनाया, इंदिरा जी की सरकार थी, उसने वहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्षता संशोधन करने के बाद जो 22वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद ही ऐड किया गया था। बट अब ये कह रहे हैं कि इनका कोई मतलब ही नहीं, काहे के लिए आप ऐड किए हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया फिर से संशोधन करो प्रियम्बल में, क्योंकि अभी तक एक ही बार हुआ है, और ये दोनों ही वर्ड हटाओ, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए हमारा भारत, और समाजवादी भी नहीं होना चाहिए प्रियम्बल में, कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारा भारत तो बहुत अलग वाला है। ये पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे तो आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती, अब चल रही बीजेपी की, मन कर रहा उनका कि सब कुछ बदल डाले, जो पहले हुआ था वो आज, मतलब पूरी माया काया ही चेंज कर डाले। अब देखिए कितना कब तक कर पाते हैं, क्या गया इनकी सरकार का खेला है कि भैया हम अब महानता हासिल करेंगे, अपना बनाएंगे, और ये कुछ ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि ये सही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष की बात करनी ही नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये वो दुनिया भर का बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दो चीज़ें, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे आर्थिक बात करें या इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली या सोशल, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, रशिया से ली गई। ठीक है, समाजवाद बढ़ रहा है तो रसिया समाजवादी देश है, वहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं होना, सीधे टिक मार कर देना है। अब आता है फ्रांस, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ से लिया गया, कुछ ज़्यादा नहीं लिया गया। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आपको देखने को मिलेगा गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श की बात की गई है। आपके का जो प्रियम्बल है वहाँ पे जो आपकी बात की गई होगी लिबर्टी की, उसके बाद इक्वलिटी की एंड फर्टर्निटी की बात की गई होगी। ये कहाँ से लिया गया है, जो कि आपका है क्या, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श की जो बात की गई है प्रियम्बल में, वो हमारा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड जो हम बात करते हैं हमारे देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्र का मतलब क्या है कि राष्ट्र प्रमुख का पद, आप में से जिसे भी पता ना हो आप नोट कर लीजिए कि राष्ट्र प्रमुख का जो पद है वो वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये जरूर लिखिएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, तो उनके द्वारा चुना जाए, उससे ही हम गणतंत्र कहते हैं। अब आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की। इसमें यदि बात करें कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतलब कि हमने संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी बात की, और राज्यसभा में जो इलेक्शन, ठीक है, यानी कि सदस्यों के निर्वाचन की बात कहाँ से की गई है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ये हमारा साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, मतलब कहीं का भी नहीं छोड़े। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 13 भी है, ठीक है, लेकिन 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका जो मन करे वही संविधान में घालमेल कर सकते हैं, और तभी
ये लोग ना आए दिन मतलब ये वाला गलत है, वो वाला गलत है, उसको सही करो, उसको हटाओ, उसको जोड़ो, उसको ये करो, तोड़ो मड़ोड़ो, जो भी करते रहे। से आर्टिकल 368 ही कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। अब आता है आपका एक लास्ट है जापान का संविधान। यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। जापान के संविधान से हमने जो चीज़ें ली हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हमने जापान के संविधान से क्या ली है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको हमने कहाँ से या वहाँ पे अडॉप्ट किया है, तो वो हमने किया है कहाँ से, जापान से। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। एंड कुछ कुछ चीज़ें आपको तो रट्टा मार मतलब रट्टा मार ही लिए होंगे आप लोग, और रट्टा नहीं समझना है कि क्या चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ज़्यादा नहीं है। टोटल 11 कंट्री का मैंने बताया। यहाँ पे आपके लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसमें भी इतना ही लिखा गया है, उसी का मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए बस आप लोग पढ़ते जाइए अच्छे से, और ये जितना भी मैंने लिखवाया ना, इससे आए दिन आप थोड़ा थोड़ा करके याद भी करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। रिवीजन आपके सफलता का एक सबसे बड़ा और सबसे पहला वाला इम्पोर्टेंट काम है, उससे आपको करना है। हाँ, जब पढ़ेंगे तभी तो दोबारा पढ़ना रिवाइज कहलाता है, इसलिए आप पहले पढ़िए फिर रिवाइज करिए। और ऑल द बेस्ट, आप बस अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट साथ साथ बनाते जाइए, सो बेटर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम अब आगे बात करेंगे अपना जो आर्टिकल है। आर्टिकल को मैं थोड़ा इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, ताकि हमें वो चीज़ें हमें याद करनी है। उसका इतिहास नहीं बना के रखना कि क्या कैसे ऐसे वो से, मतलब एक लाइन से पढ़ने बैठ जाओ, पूरा एक एक करके पढ़ते ही रहो, मतलब कोई मतलब का ना हो। चीज़ें कैसे हो, याद करना, याद होनी चाहिए, बस इतना काम है हमारा, क्योंकि एग्जाम पास करना है। उसके बाद सब कुछ भूल जाए कोई गम ही नहीं है कि भूल गए तो भूल गए, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना देखना है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वहीं पे देखेंगे कि हमारे आर्टिकल क्या क्या है। शेड्यूल्स हमने पढ़ाए थे, आप में से जो भी शेड्यूल्स के वीडियो नहीं देखे हैं, दैट मीन्स अनुसूचियों के, उसे आप देख लीजिए, ताकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आप देख लीजिए, ठीक है।